हाय फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा की एक पहली कविता मेरा देश यह पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, ये इसको पढ़ने के पहले आपके पास यह भाषा सेतु नाम की यह जो किताब है यह होनी चाहिए। और इसमें जो पहली जो कविता है वह कविता आप आपके पास बुक होगी तो इसको खोलकर निकालिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो भी चिंता ना करें, क्योंकि मैंने पहले जो पहला पद है उस कविता का तो उसे यहाँ पर लिख दिया है। और इस यहाँ पर जो पद लिखा है उसी के आधार पर हम उसको धीरे धीरे समझ लेंगे। और हालांकि इसमें 3 पद है और 3 पद को लेकर यह कविता पूर्ण हो जाती है, तो हम एक एक करके पद ले लेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत हम करेंगे कि मेरा देश। तो क्या है इस कविता में, इन्होंने कविता का नाम मेरा देश क्यों लिखा? तो जिसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने सोहनलाल द्विवेदी जी को अपने भारत की संस्कृति, भारत में जो फैला हुआ ये जो प्राकृतिक वातावरण है, यानी कि उसे हम नेचर कहते हैं, वह नेचर और हमारा यह संस्कृति यानी कि कल्चर, ये दोनों भी बहुत पसंद है और उस पर उन्हें गर्व है। तो इसीलिए वे इस गर्व को कविता के माध्यम से सबके सामने रखते हैं। तो देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय। अब ये जो कविता है, शुरुआत करने से पहले इस पद्य को हम एक सुर में उसे पढ़ लेंगे। देखिएगा, उसे गाने का प्रयास करेंगे। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही है, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस प्रकार से इस कविता को हम सुर में पढ़ सकते हैं और बहुत मज़ा आता है कविता को ऐसे पढ़ने से। ठीक है, तो अब हम कविता का ये जो पद है तो उसे हम समझ लेंगे। देखिएगा, ऊंचा खड़ा हिमालय। हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और ऐसे हिमालय पर्वत जो है यह बहुत, इसकी ऊंचाई इतनी है कि उसको देखकर ऐसे लगता है कि वह आकाश में चला गया। और वे कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि उसको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि वह बादलों के अंदर घुस चुका है या फिर चला गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि आकाश चूमता है, अर्थात बहुत ऊंचाई है इसकी। नीचे पखार पगतल। पखार का मतलब होता है धोना, है ना, धोना। धोना का मतलब होता है धो लेते हैं कि नहीं, वैसे नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। सिंधु का मतलब होता है सिंधु नदी। तो यहाँ से जैसे ही सिंधु नदी का उगम होता है इस हिमालय पर्वत से, तो सिंधु नदी ऐसी लगती है जैसे ये जो नीचे का जो तल है इस हिमालय का, तो ये जो पग है, ये जो पैर है, नीचे के जो तलवे हैं हिमालय के, उस हिमालय के तलवे को यह जो नदी है, यह नदी नीत यानी कि निरंतर और हर रोज नए नए पानी से उसे धो रही है इस पग को। और ये नदी है, ये हिमालय पर्वत है, वहां से ये नदी आ रही है, तो इस पग को धो रही है। तो वे कहते हैं नीचे पखार का मतलब होता है धोना, पखार पगतल। पगतल का मतलब होता है ये जो नीचे का जो हिस्सा है, जहाँ जिस जमीन पर वो जो हिमालय पर्वत टीका हुआ है उसका नीचे का तल यानी कि पगतल यानी कि पैर, तो उसके पैरों को धो रही है यह कौन? नीत सिंधु झूमता है, यानी कि सिंधु नदी उसे नीत हर रोज उसे धोती है। गंगा पवित्र यमुना। गंगा नदी, यमुना नदी, ये दोनों भी पवित्र नदियां लहर रही है, अर्थात उनका भी उगम स्थान यही हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत से ये 2 नदियां, ये 2 पवित्र नदियां भी उगमस्थित हो चुकी है, उनका उगम स्थान हो चुका है। इस प्रकार उगमस्थित नदियां 3 बताई गई है यहाँ पर। पहली है सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी, तीसरी है यमुना नदी। अब इस प्रकार नदियां वहां से उगमस्थित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कवि इस प्रकार क्यों बता रहा है कि हिमालय पर्वत है, उस वहाँ से नदियाँ बह रही हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वह जो नज़ारा है, वह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाने के लिए उन्होंने उसका वर्णन किया है, ताकि पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि
या फिर हम दृष्टित्मक कल्पना कर सकते हैं, या फिर हम आंखों ही आंखों में कल्पना करेंगे कि हाँ उत्तर का जो नज़ारा है कितना सुंदर होगा इस वर्णन से। ठीक है, आगे है पल पल नई छटाएं। पल पल नई छटाएं, पल पल का मतलब होता है क्षण क्षण, है ना। पल पल यानी कि क्षण क्षण, नई छटाएं, छटा का मतलब होता है कि दृश्य, तो छटाएं का अर्थ होता है दृश्य। पल पल का मतलब होता है क्षण। पग पग यानी कि पैर, कदम, पग पग, पग यानी कि कदम, कदम डालते हैं तो उसे कदम कहते हैं, कदम। तो हमारे जो कदम होते हैं, चलते हैं, वो कदम, पग यानी कि कदम। चहरना, चहरना यानी कि फैलना, फैलना। बिखरना, फैलना, बिखरना यानी कि चहरना। ठीक है, तो ये उसके मतलब है, उसका अर्थ है। देखिएगा अब हम कविता का यह जो लाइन है उसे समझ लेंगे उस कविता की। तो पल पल नई छटाएं, क्षण क्षण पर अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देंगे उस उत्तर की ओर, हिमालय के उस सौंदर्य क्षेत्र में। और पग पग चहर रही है, और जैसे ही हम अपने कदम डालते रहेंगे और कहीं दृष्टि डाल, जहाँ भी हमारी दृष्टि जाए वहाँ पर हम देखेंगे कि नया नया दृश्य दिखाई देगा हमें। और पग पग पर यानी कि कदम कदम जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हमें नया नया दृश्य दिखाई देगा, और वह दृश्य इस प्रकार होगा कि जो पीछे वाला दृश्य था वो सामने कुछ और ही नया, लेकिन दृश्य जो है सौंदर्य, सौंदर्य की वह जो सृष्टि है, वह जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र कहीं कम नहीं है, बल्कि जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक फैला हुआ वह सौंदर्य आपको दिखाई देगा। वह पुण्य भूमि मेरी, और वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि को बहुत गर्व है कि हमारे भारत के उत्तर का जो नज़ारा है कितना सुंदर है, और इस सुंदर नज़ारे को दृष्टिक्षेप करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे इतना गर्व है कि ये जो भारत भूमि है, यह पुण्य भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है, यह स्वर्ण भूमि मेरी है। स्वर्ण भूमि, देखिएगा स्वर्ण का मतलब होता है सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोना, और सोना जो है अन्य धातुओं से भी ज़्यादा महंगा होता है, या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू होती है। और इसीलिए इस विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन इनमें से भी हमारा एक देश कुछ अलग है, जिस प्रकार एक स्वर्ण है, और ये हमारी स्वर्ण भूमि है। तो वे कहते हैं ये जो स्वर्ण भूमि है ये मेरी है, ये जो मातृभूमि है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यह जो देश है यह मेरा है। उनको वे एक गर्व के साथ ये ऐसा उसे उसका उच्चारण करते हैं कि यह पुण्य भूमि है, यह जन्मभूमि है, यह स्वर्ण भूमि है, यह मातृभूमि है, लेकिन ये सब मेरी है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, और इस देश जैसा यानी कि हमारे देश जैसा, मेरी मातृभूमि जैसा, मेरे स्वर्ण भूमि जैसा, या फिर मेरे पुण्य भूमि जैसा नज़ारा विश्व में अन्य किसी देश में नहीं है। और इसीलिए वे गर्व के साथ हमें उसका एक उत्तर के क्षेत्र का वर्णन करते हैं।